इस वक्त मैं हूँ आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा में और हमारे साथ हैं मनोज यादव जी, जो सपा में राष्ट्रीय सचिव के पद पे हैं और बहुत ही इधर एक्टिव रहते हैं। हम जानेंगे कि इधर क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। भाजपा से नीलम सोनकर हैं, इंदु चौधरी बसपा से, और सपा से आपके दरोगा प्रसाद सरोज। किससे लड़ाई लड़ रहे हैं आप? देखिए, दरोगा प्रसाद सरोज और इंदु चौधरी में लड़ाई है, क्योंकि नीलम सोनकर पिछला चुनाव हार चुकी थी और जो पिछला चुनाव हुआ वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थी, वो जीती थी। अब की बार जो लड़ाई है वो बसपा और सपा में है। चूँकि आजमगढ़ समाजवादियों की गढ़ है, इसलिए जो लड़ाई होती है वो समाजवादी विचारधारा के लोगों के बीच होती है। और मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भी समाजवादी विचारधारा की ही पोषक है, इसलिए जो लड़ाई यहाँ है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इंदु चौधरी और समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज अच्छे सांसद यहाँ के रहे हैं और पिछला 2 बार से वो चुनाव नहीं लड़े और अब की बार जनता काफ़ी कुछ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ चूँकि बूथ कमेटी की मीटिंग थी, बहुत अच्छा माहौल है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और मुझे लगता है कि दरोगा प्रसाद सरोज का यहाँ भारी मतों से विजयी होना तय है। और आजमगढ़ जो लोकसभा है, निरहुआ है, वहाँ पर क्या करे उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। आजमगढ़ लोकसभा और आजमगढ़ की धरती हमेशा से समाजवादियों की धरती रही है और यहाँ से अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे राजनेता सदैव यहाँ का प्रतिनिधित्व किए। ये दुर्भाग्य है कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व निरहु गुरहु जैसे लोग कर रहे हैं जिनका अपना कुछ वैचारिक नहीं। और अभी आपने एक वीडियो देखा है चारित्रिक पतन का। इस लोकसभा में एक बात बताऊं, चाहे यहाँ से रामनरेश यादव प्रतिनिधित्व किए हों, चाहे चंजीत यादव प्रतिनिधित्व किए हों, मुलायम सिंह यादव प्रतिनिधित्व किए हों, अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व किए हों, सबके चारित्रिक जो गुण थे वो बहुत उच्च थे और समाजवादी विचारधारा के पोषक लोग थे। लेकिन जिस तरीके से निरहु गुरहु इस तरीके के लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करने लगे और जो अभी उनका वीडियो वायरल हुआ है चरित्र को लेकर के कि साथ रहने वाली अभिनेत्री से वो एक बार वो करा सिस्टर है तो वो करा बीबी है, तमाम तरीके से इससे लोग आजमगढ़ के लोग आहत हैं कि मैं कैसे लोगों को आजमगढ़ का प्रतिनिधि बना दिया। तो मुझे लगता है कि लड़ाई में है ही नहीं वो। और दूसरा जो अभी एक और उनका बयान आया, वो बयान था कि जनसंख्या को लेकर के मोदी जी, योगी ने जनसंख्या रोक दिया। इन तमाम चीज़ों को दिखाता है कि किस तरीके का आदमी आजमगढ़ की लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता मुझे लगता है कि पूरा मन बना चुकी है कि पुनः वो समाजवादी पार्टी को जिताएगी और समाजवादी पार्टी से जो नेता यहाँ चुनाव लड़ रहा है वो बहुत बड़ा वैचारिक आदमी, बहुत बड़ा समाजवादी आदमी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा आदमी है। इसलिए जब वो संसद में बोलता है तो आजमगढ़ की आवाज़ बनेगा। इसलिए आजमगढ़ के लोग धर्मेंद्र जी के पक्ष में चुनाव पूर्ण रूप से पक्ष बना चुके हैं। ये जो लगातार जैसे यादव को पहले टिकट देती थी सपा, तो एक वो रहता था कि भाई यादव लॉबी है, इनकी यादव लॉबी। अभी इस बीच में देख रहे हैं अन्य पिछड़े वर्गों में भी और SC ST में भी लगातार उन्होंने बढ़िया ये अखिलेश जी की तरफ से आपके टिकट दिया जा रहा है। मतलब यादव के अदर भी OBC में और SC ST में भी दिया जाए। तो ये मतलब क्या आप लोग ने प्लान बनाया था क्या कि हम लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे और OBC वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा उनको? कोई प्लान नहीं। जब PDA हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी तोहमत क्या लगती है? यादव। समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा तोहमत लगता था यादव। आज समाजवादी पार्टी जब PDA की बात करने लगी है, उसमें का ना पिछड़े दलित की बात करने लगी है, तो लोगों को दिक्कत होने लगी। हमने कहा कि भाई जो टिकट हो वो पहले तो आप जनसंख्या लोगों की गिनती करा लो, जात जनगणना करा लो, जात जनगणना के आधार पर उनको पद दो, उनके लाभ दो जो सरकारी पदों का है। तो समाजवादी पार्टी ये काम सरकार में न आने के पहले ही शुरू कर दिए कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी अनुसार हम उसको भागीदारी देंगे। यादवों के ऊपर सबसे बड़ा तोहमत लगता था कि समाजवादी पार्टी यादवों के पक्ष में ज़्यादा रहती है, समाजवादी पार्टी यादवों की, और लगाते कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि यादव नहीं लड़ रहा है, तो यादव हर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। चाहे वो आप इसी चुनाव में देख लीजिए, 5 लोग हैं
और बाकी लोगों को आप सबसे ज़्यादा पटेल लड़ रहे हैं, कुर्मी लड़ रहा है, मौर्य लड़ रहा है, कुशवाहा लड़ रहा है, अन्य जाति के लोग लड़ रहे हैं। अब जब समाजवादी पार्टी अन्य जातियों के लोगों को ज़्यादा तरजीह देने लगी तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, यादव हर समय कुर्बानी दिया है, तो उसे टिकट को लेकर बहुत दिक्कत नहीं है। यादव कह रहा है कि आप सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसी जालिम सरकार को हटाओ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आप चुनाव में इधर पूर्वांचल ही देख रहे हैं या यूपी भ्रमण कितना टहले हैं? अभी मैनपुरी से होके आ रहा हूँ, आज से मैं पूर्वांचल के लिए हूँ। तो हर जगह हर आदमी, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबके मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जब से सत्ता में आई है पूरे 70 साल के विकास को डगमगा दी है। जो इस देश में भाईचारा बना हुआ था, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, आगड़ा सब मिलकर रहते थे, उनके उस कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया, सब में जहर घोल दिया। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने कमान संभाल ली है और अब मुझे लगता है कि इस देश में नफरत की जो बाजार है वो बंद होगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। पूर्वांचल में लड़ाई लड़ रहे हैं आप, किससे लड़ रहे हैं? बसपा से है? पूर्वांचल में अब की बार जो लड़ाई है कहीं कहीं भाजपा से, ज़्यादातर बसपा से लड़ाई है। अच्छा, ऐसा बसपा से मतलब? जी। आरएलडी आपके साथ में नहीं, अब वो भाजपा के साथ में हो गई है, तो उससे क्या कुछ इधर आपके पश्चिम यूपी में भी आप कुछ देखे हैं? अगर गए हो तो वहाँ के बारे में बता दीजिए। कुछ फर्क पड़ा है? 1-2% कुछ भी तो हुआ होगा। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का प्रभाव था, लेकिन जो मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। वो सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन किसने किया? पश्चिम के लोगों ने किया। वो किसान कौन थे? ज़्यादातर जाट थे। और जो आदमी जब जनता खिलाफ हो, नेता उसके पक्ष में चला जाए तो आप समझ लीजिए कितना प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पूर्वांचल के लोग, हिंदू, मुसलमान, सारे लोग अखिलेश जी के साथ हों और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हों। अखिलेश जी कन्फ्यूजन से मान लो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष ले लें, तो क्या जनता जाएगी? सेम यही पोजीशन है। आरएलडी वहाँ जो जनता थी, किसान, नौजवान, जाट, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए, तो जनता ने कहा कि हम क्यों जाएं, भाई हम तो उनके खिलाफ थे, आप जाओ। तो उसका बहुत प्रभाव मुझे लगता है नहीं पड़ा है। एक चीज़ एकदम से स्पष्ट बताइएगा, अध्यक्ष जी से आप अपने कब मिले हैं? अभी 1 हफ्ता पहले मिल के आया हूँ। क्या संदेश दिया है? अगर बताने लायक हो तो बता दीजिए, क्या संदेश दिया? स्पष्ट अपनी ओर से नहीं, आपका पूरा उनका होना चाहिए। उन्हीं की बात है कि कोई भी त्याग अगर समाज मांगता है तो आप लोग त्याग दो। इस देश का संविधान बचाओ, इस देश को बचाओ, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाओ। इसके लिए सारे पदाधिकारी अपना ईगो छोड़ करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी जालिम सरकार को हटाने का संदेश है। एक सवाल मैं आखिरी बस आपसे करूंगा। मैंने भी जो देखा, मेरा पूरी पत्रकारिता का अनुभव या बहुत करियर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो अमूमन समाज में देखा, बहुत जो आरोप लगते रहे आप पे, अब कई जगहों पर देखने को मिला है। माना जाता था कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन मैं इस चुनाव में अगर देख रहा हूँ तो बहुत शांत देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, हमें ये बताइए। मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो मतदाता हो, आप अपने ईगो को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके इस देश को, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, इस देश के व्यवस्था को बचाने का चुनाव है। अगर आप इस देश में संविधान नहीं रहेगा, इस देश में अधिकार नहीं रहेगा, तो चुनाव कैसे होंगे? आप देखिए ना अभी सूरत में क्या हुआ, लोगों को पर्चा खारिज हो जा रहा, निर्विरोध जीत जा रहे हैं। ये क्या है? ये व्यवस्था तो ये डगमगा रही है। तो इस व्यवस्था को बचाने के लिए हर समाजवादी किसी प्रकार का त्याग देने के लिए तैयार है। और अगर इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार नहीं होंगे, तो आप लोगों का आगे का क्या प्लान होगा? और अगर आपके पक्ष में ही पूरा रिजल्ट आ गया तो फिर आपका क्या प्लान है? पक्ष में आ गया तो सबसे पहले इस देश के संविधान को सुरक्षित किया जाएगा। इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो हो, आप देख लीजिए डीएम कैसा काम कर रहा है, एसपी कैसा काम कर रहा है, न्यायपालिका कैसी काम कर रही है, विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है, सारी व्यवस्था संविधान के अनुसार की जाएगी। अगर किसी कारण से हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से ये पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसी कमी हमारे में रह गई। लेकिन जो भी जनता मूड बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाई है, मोदी सरकार के खिलाफ बनाई है, क्योंकि इस देश में लोगों के हक हुकूक मारे जा रहे हैं, अधिकार मारे जा रहे हैं। 6-6 महीने आप जेल में डाल दे रहे हो, जेल में हत्याएं कर दे रहे हो, किसी को जहर दे के मार दे रहे हो, किसी को शूट कर दे रहे हो। जेल ये क्या है? ये देश
संविधान से चलेगा, आपके मन से थोड़ी चलेगा। आप जो सोचते हो, आप सोचते हो कि सिर्फ एक जात के लोग रहें, ये सामंतवादी लोग रहें, ऐसा थोड़ी नहीं। देश सबका है और सबके इसमें अधिकार है, सब लोगों के अधिकार है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने जो बनाया था वो सबसे बेहतर संविधान है, उसमें हर आदमी के हक हुकूक सुरक्षित है और उसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उस हक हुकूक के लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, नौजवानों के लिए लड़ रही है, सबके लिए लड़ रही है। मनोज जी, एक चीज़ और, जैसे 19 में हमने देखा था कि सपा और बसपा का वर्षों बाद में गठबंधन हुआ था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या फ्यूचर में अगर कभी मान लीजिए जैसे आज कांग्रेस के साथ में होगा, क्या अगर कभी भाजपा के साथ भी आप लोग कुछ ऐसा मतलब हो सकता है क्या? आगे की मैं बात कर रहा हूँ, आप इस पर सोचते हैं ऐसा कुछ? देखिए, लड़ाई विचारधारा की होती है। एक आदमी इस विचारधारा का पोषक है कि सिर्फ एक आदमी रहेगा, सिर्फ एक ही। ये भारत जो है ये एक बगीचा मान लीजिए जिसमें हर रंग का फूल होता है, सफ़ेद भी होता है, गुलाबी भी होता है और तमाम रंग होते हैं, नीला होता है, पीला होता है। एक विचारधारा ये मानती है सिर्फ भगवा होगा, और जो हमारी विचारधारा समाजवादी पार्टी वो मानती है सब इसमें होंगे। हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार भी होगा, महिला भी होगी, दुकानदार भी होगा, व्यापारी भी होगा, छात्र भी होगा, सबको। मतलब आप भी भगवा को भी रखना चाह रहे हैं? भगवा को भी है, उसमें सब है, लेकिन वो चाह रहे सिर्फ भगवा हो या सिर्फ हार्ड हिंदुत्व हो, जिसमें सिर्फ सामंतवादी विचारधारा हो, ऊंच नीच बनी हो, एक आदमी ऊपर हो, एक आदमी नीचे हो, एक आदमी सेवा करे। इस विचारधारा के खिलाफ हमारी विचारधारा है। तो ऐसी विचारधारा के साथ कभी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं कर सकती। भगवा से कोई दिक्कत नहीं है। भगवा एक रंग है, हिंदू एक हमारे कल्चर है, लेकिन उसका अतिशयोक्ति करना, उसके नाम पर आप इस देश को तोड़ोगे, इस देश की भाईचारा को मिटाओगे, तो ये कैसे बर्दाश्त होगी? ये पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, राम मनोहर लोहिया की पार्टी है, राम नरेश यादव जैसे लोगों की विचारधारा की पार्टी है। तो हम उस विचारधारा में हैं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, नौजवान सब हैं। और आप चाहते हो सिर्फ अमीर हो, अंबानी और अडानी हो, तो अंबानी, अडानी और गरीब अमीरों की पार्टी विचारधारा से हम कैसे समझौता कर सकते हैं? और रही बहुजन समाज पार्टी की, अन्य पार्टियों की, जिसकी विचारधारा ये हमसे मिलती जुलती, सबसे गठबंधन हो सकता है। लेकिन जो इस देश की भाईचारा को तोड़ेगा, इस देश में नफरत फैलाएगा, उससे कभी नहीं समझौता हो सकता, चाहे हम 1 सीट पे रहें या 100 या पूरी बहुमत में रहें। तो आप थे हमारे साथ में मनोज यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही बेबाकी से पूर्वांचल के साथ साथ यूपी पर भी अपनी जो है दौड़ भाग इस वक्त कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है और उन्हें आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों सहित समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है गठबंधन को लेकर और क्या कुछ उनका प्लान है, उन्होंने अपना शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार।